हेलो बच्चों, आज जो टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन देखो। जो पहला क्वेश्चन मोलिकुलैरिटी पे था। तो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, डिफाइन मोलिकुलैरिटी। आपको मोलिकुलैरिटी डिफाइन करनी है एंड वाई वैल्यू ऑफ मोलिकुलैरिटी कैन नॉट हैव ज़ीरो वैल्यू। क्यों मोलिकुलैरिटी की वैल्यू है जो वो ज़ीरो नहीं हो सकती। अब देखो, मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या था। मोलिकुलैरिटी का मतलब था कि नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर कोलाइडिंग टुगेदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर कोलाइडिंग टुगेदर in elementary reaction to form product। किसी भी सिंगल स्टेप की रिएक्शन के अंदर जितने मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, मोलिकुलैरिटी। अब देखो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्यों मोलिकुलैरिटी की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। भाई जीरो तो इसलिए नहीं हो सकती कि अगर कोई कोलाइड ही नहीं करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैं ये कह दूं कि ए से प्रोडक्ट बना रहा है तो यहां पे एक रिएक्टेंट है, ठीक है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 1, मतलब ये यूनिमोलिकुलर है। अगर यहां पे कुछ है ही नहीं तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मोलिकुलरिटी की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। एटलीस्ट वन रिएक्टेंट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट तो कम से कम चाहिए जो हमारे को क्या बना के दे, प्रोडक्ट बना के दे। तो जो हमारा पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन था उसका आंसर ये था। ये डेफिनेशन लिखनी थी आपको, उसके बाद ये एक्सप्लेन करना था कि कम से कम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन तो होनी चाहिए। अगर एक भी रिएक्टेंट नहीं है तो फिर तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। अब देखो, इसके बाद जो अपने पास सेकंड क्वेश्चन था, इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 2 था, राइट रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स जो हैं वो क्या क्या होंगी। तो अब देखो, इस केस के अंदर हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा था मोल की पावर 1 - n लीटर की पावर n-1 टाइम इनवर्स। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है कि सेकंड ऑर्डर का मतलब है हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। अब देखो, सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहां पे जब n की वैल्यू 2 रखोगे तो मोल की पावर 1 - 2 लीटर की पावर 2 - 1। मान लो टाइम जो है वो हमने सेकंड में ले रखा है तो क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो क्या बनेगा, मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकंड इनवर्स। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था उसका जो आंसर था वो ये था। जो सेकंड ऑर्डर की हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू है वो ये आ रही होगी। तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला ध्यान रखना है। एन की वैल्यू जिसके लिए पूछ रखी है वो पुट कर दो, आपके पास जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा। अब देखो, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे को गिवन है, वो कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 2N2O डिसोसिएट होके
गैसियस रिएक्शन दे रखी है, ये डिसोसिएट होके 2N2 बना रहा है और साथ में O2 बन रहा है। कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसने ये बता दिया कि ये जो है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, कि भाई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो ये है, हैज ए रेट कांस्टेंट ऑफ, इसने रेट कांस्टेंट बता रखा है, मतलब के की वैल्यू बता रखी है 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 सेकेंड इनवर्स एट 270 डिग्री सेल्सियस, एट 270 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब ये क्या है, हम K1 की वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। एंड रेट कांस्टेंट इज K2 दैट इज 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड इनवर्स एट 350 डिग्री सेल्सियस। What is activation energy? You have to find value of activation energy EA। तो देखो आर्हेनियस इक्वेशन की हमने डिराइव्ड इक्वेशन बनाई थी और उसमें हमने लिखा था log K2 by K1 is equal to 2.303 अपॉन R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू में T2। अब इस केस के अंदर आप यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख सकते हो, ठीक है। आपको K2 की वैल्यू पता है, K1 की वैल्यू पता है। देखो टेम्परेचर जो है ये यहाँ पे केल्विन में होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। तो 270 प्लस 273 तो 543 केल्विन आ गया T1। T2 की वैल्यू निकाल लें तो 350 प्लस 273 326 हाँ, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई किसकी, T2 की। T1 की वैल्यू आपके पास है, T2 की वैल्यू है, यहाँ पे आएगा EA। ये फॉर्मूला बनेगा EA अपॉन 2.303 R। तो उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि R इंटू दैट, R की वैल्यू 8.314 जूल के अंदर होती है। केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स हमने पढ़ा था कि 2.303 इंटू 8.314, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो 19.14 होती है। आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, तो आप वैल्यूज रख देना। log 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इज इक्वल टू EA बाय 2. ये मल्टीप्लिकेशन में 19.14 आएगा भाई। T2 माइनस T1 623 माइनस 543 डिवाइडेड बाय 623 इंटू 543। आप यहाँ से सोल्व कर लेना, आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी आएगी, देखो यहाँ पे यूनिट क्या रह रही होगी, जूल। तो जो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी आ रही होगी वो किस में आएगी, जूल में। उसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो भाई ये गिवन क्वेश्चन था, स्टेटमेंट ही बड़ी है, क्वेश्चन आसान है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ से आप सोल्व करके निकाल सकते हो। आपके पास वैल्यू ऑफ EA आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसने हमारे को ये कह रखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है भैया, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की, दैट इज T1/2 विच इज इक्वल टू 14.5 R। वो कह रहा है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज हाफ लाइफ ऑफ 14.5 आवर्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन आफ्टर 24 आवर।
तो मान लेते हैं कि एक जर्नल रिएक्शन है ऐसे, ए से पी, इनिशियल अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को ए लिख के चल रहा हूं तो ये 0, एट टी इज इक्वल टू टी 1/2, टी 1/2 के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच रही होगी, a/2, हाफ रह जाती है। तो अब ये एक टूट के ये एक बन रहा है, तो अगर ये a/2 ब्रेक किया है तो ये कितना बनना चाहिए, a/2। एट टी इज इक्वल टू 24 आवर, वो कह रहा है कि जो ये a माइनस एक्स है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब उसने टाइम बता दिया, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो इक्वेशन बनती है, तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हमारे पास ये थी कि t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log a बाय a माइनस एक्स। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसकी इक्वेशन हमारे पास ये बन रही थी। फिर हमने ये पढ़ा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ के इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन। अगर कोई आपके पास गिवन रिएक्शन है तो उसके अंदर के की वैल्यू कांस्टेंट क्या रहेगी, कांस्टेंट किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो हम इस T1/2 को यूज करके के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T1/2 किसके इक्वल है, 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो दैट मीन्स के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 14.5 आवर। तो ये हमारे पास आ रही है के की वैल्यू। आप के की वैल्यू यहां पे रख सकते हो। अब हमने क्या करना है, a माइनस एक्स जो है ये फाइंड करना है, ठीक है। वो यही कह रहा है ना कि क्वेश्चन पढ़ के देखना, वो कह रहा है कि t इज इक्वल टू 24 आवर पे बताओ कि a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी बचेगी। भाई रिएक्टेंट जो है वो कितना बच रहा होगा, तो किस टाइम पे रिएक्टेंट निकालना है, 24 आवर पे। तो 24 आवर इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू रखो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2.303 इंटू 0.3 अपॉन 14.5 करोगे तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a बाय a माइनस एक्स। तो भाई अगर मैंने a की कंसंट्रेशन 1 ली हुई थी तो मैंने देखना है कि a माइनस एक्स जो है वो कितना बचेगा। तो 2.303 से ये कैंसिल, तो 24 आवर इंटू 0.3 डिवाइडेड बाय 14.5 आर इज इक्वल टू log a बाय a माइनस एक्स। तो अब इस केस के अंदर आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो भाई जब आप इसकी कैलकुलेशनें करते हो, देखो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हो तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 24, देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो 24 इंटू 0.3 करोगे तो ये आएगा 7.2। तो 7.2 डिवाइडेड बाय 14.5 इज इक्वल टू log a बाय a माइनस एक्स। तो इसको सोल्व करो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो वो ऑलमोस्ट 0.5 आ रहा होगा, इज इक्वल टू मैंने a की वैल्यू 1 ले ली, तो log 1 माइनस log log a माइनस एक्स। तो अब log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0। तो 0.5 इज इक्वल टू माइनस log a माइनस एक्स, ये माइनस यहां पे आ जाएगा, तो माइनस 0.5 इज इक्वल टू log a माइनस एक्स। अब इसके बाद देखो, अब हमने log को कैंसिल करना है तो क्या लेंगे, एंटी log। तो एंटी log ऑफ माइनस 0.5 इज इक्वल टू एंटी log ऑफ a माइनस एक्स। एंटी log से log कैंसिल। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जब आप किसी का भी एंटी log लेते हो तो आपको क्या करना है, उसको 10 की पावर कर देना है। तो ऐसे कर रहे थे हम, एंटी log ऑफ x कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो ये किसके इक्वल आएगी भाई, 10 की पावर x के।
ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 0.5 इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/10 की पावर 1/2। ठीक है, ये 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 1/2, तो अपॉन अंडर रूट हो जाएगा ये, इज इक्वल टू a माइनस एक्स। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/√10। आप सोल्व कर लेना आगे इसको। ठीक है, तो आप सोल्व करके a माइनस एक्स की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। तो जो अपना गिवन क्वेश्चन था उसका कॉरस्पॉन्डिंग आंसर वो आएगा। आप वहां तक भी छोड़ सकते हो बोर्ड के अंदर, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो इसके बाद जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, अब देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 5th क्वेश्चन में वो हमारे को ये कह रहा है, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ HI, HI का डीकम्पोजिशन है एट 1000 केल्विन, और उसके लिए उसने रिएक्शन लिखी 2HI फॉर्मिंग H2 प्लस I2, और वो कह रहा है इसके लिए जो गिवन डाटा है वो हमारे को ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ HI के लिए मोल में, मोलर कैपिटल M लिख रखा था साथ में, कि जब HI की कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, तो जो कह रहा है कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये वो कह रहा है कि जो वैल्यूज हैं वो 2.75 इंटू 10 की पावर माइनस 8, 11 इंटू 10 की पावर माइनस 8 और 24.75 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है। कह रहा है कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो वो कह रहा है गिवन डाटा के लिए आपको क्या फाइंड करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब भाई ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI कह रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ HI का मतलब है कि रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HI। ठीक है, अब आप देखो कि जब हम पहले 2 बार यूज कर रहे हैं ये और ये, तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, पहले और दूसरे वाले में कंसंट्रेशन को तो कर रहे हैं डबल, 0.1 से क्या कर रहे हैं 0.2। तो वो कह रहे हैं रेट देखो कितने टाइम हो रहा है। अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो पहले डाटा को यूज करके इक्वेशन बनाऊं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल है, किसी कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ HI की पावर n। ठीक है, अब इस केस के अंदर देखो रेट ऑफ रिएक्शन उसने कितना बता रखा है, देखो रेट ऑफ डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन। अब इस केस के अंदर देखो ये वैल्यू कितनी है 2.75 इंटू 10 की पावर माइनस 8। अब आप ये देखो या इसको सीधा ही सोल्व कर लो, ये देखो कि इसमें कितने टाइम ये मल्टीप्लाई हो रहा है। भाई अगर कंसंट्रेशन को डबल करा तो रेट पे देखो कितना चेंज आ रहा है
तो क्या करोगे 11 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन 2.75 इंटू 10 की पावर -8, तो ये हो रहा है 4 टाइम्स। भाई जब आप कंसंट्रेशन को कर रहे हैं डबल तो रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अब आप पहले और तीसरे को यूज करो। ये तो हमने डाटा निकाला यूजिंग 1 and 2, पहले और दूसरे को यूज किया, कंसंट्रेशन को डबल किया, रेट कितना हो गया 4 टाइम। अब आप पहले और तीसरे को यूज करो, फर्स्ट एंड थर्ड, तो 24.75 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइडेड बाय 2.75, 2.75 इंटू 10 की पावर -8, पावर से पावर कैंसल। अब आप इसको डिवाइड करके देखो एक बार, तो भाई जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 9 पे डिवाइड होएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन को कर रहे हैं ट्रिपल। जब कंसंट्रेशन को करा ट्रिपल तो रेट कितना हो गया, 9 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब भाई रेट की बनाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखो रेट जो है, रेट 1 जो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट k इंटू एच आई की पावर n, सम कांस्टेंट k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की पावर n। अब देखो कर क्या रहा है कि कंसंट्रेशन को डबल कर रहा है, तो रेट 2 k इंटू 2hi की पावर n। ठीक है, तो अब फैक्टर आगे क्या निकल रहा है, 2 की पावर n कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की पावर n, ये क्या है रेट 1। अब देखो जब हम कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि रेट जो है वो कितने टाइम हो रहा है, 4 टाइम। अब ये फैक्टर 4 कब हो सकता है, देखो 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 होती है, तो मतलब है कि n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी हमारे को, 2। तो इसका मतलब क्या है कि जो गिवन क्वेश्चन था उस गिवन क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। तो जो रेट की इक्वेशन बनती है, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एच आई की पावर 2। इसका मतलब है कि ऑर्डर कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। तो फॉर गिवन क्वेश्चन ऑर्डर वाज कमिंग आउट टू बी 2। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो उसने क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे को ये कह रखा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, और वो कह रहा है कि ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है उसके 2 स्टेप हैं, अकर्स इन 2 स्टेप्स। और ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन है ये 2 स्टेप में होता है। O3 इज इन इक्विलिब्रियम विद O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। उसने ये कह रखा है कि भाई ये फास्ट है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि O3 ओजोन के साथ मिलके ये हमारे को प्रोडक्ट बना के देता है O2, और वो ये कह रहा है कि ये स्लो है, स्लो है। तो वो कह रहा है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड करना है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट इज occurring in more than one step। भाई ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो रही है। तो अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप इज
रेट डिटरमाइनिंग, जो स्लोएस्ट स्टेप है वही क्या होता है भाई, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो अब रेट की इक्वेशन जो है वो हम किससे लिखेंगे, इस स्लो स्टेप से लिखेंगे। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किसके इक्वल आ रहा होगा, देखो सम कांस्टेंट के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O की पावर 1, ये दोनों रिएक्टेंट है ना, ठीक है। अब इस केस के अंदर देखो O जो है ये क्या है, इंटरमीडिएट, ये क्या है, इंटरमीडिएट। देखो जो जर्नल रिएक्शन है वो ये बननी चाहिए, 2O3 मिलके 3O2 बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि इस इंटरमीडिएट की वैल्यू को फाइंड करके यहां पे रखना है। देखो नेसेंट है तो बताने की जरूरत नहीं थी कि भाई ये इंटरमीडिएट होगा, ये हमें पहले ही पता है कि ये इंटरमीडिएट ही होता है, ये रिएक्टिव है बहुत ज्यादा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता ऐसे, फटाफट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू फाइंड value of nascent oxygen and we will put that in rate equation। हम क्या करेंगे भाई, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे और रेट की इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देंगे। तो अब फ्रॉम इक्विलिब्रियम, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो फ्रॉम इक्विलिब्रियम इट इज गिवन दैट K इज इक्वल टू, K जो है ये किसके इक्वल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, ठीक है। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3, ये इधर आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O, ये बनेगा हमारे पास। अब इसके बाद इधर आ जाओ, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल आ रहा होगा, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 इंटू ये K इक्विलिब्रियम, K इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब सोल्व करते हैं तो K इंटू K इक्विलिब्रियम, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ O3 की पावर 2, 1 और 1 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो ये हमारे पास बन जाएगा कुछ कांस्टेंट K डैश O3 पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2। देखो बच्चों एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि हमने कई बार ये पढ़ा था कि क्या ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखो यहां पे इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप कंसंट्रेशन ऑफ O2 को इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ O2 रेट विल डिक्रीज। ये क्या है, केस ऑफ नेगेटिव ऑर्डर, केस ऑफ नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट। ये मैंने IIT PMT वाले जो लेक्चर में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब पूरी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता, विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट जो ऑर्डर है वो नेगेटिव हो सकता है। और वो यही एग्जांपल है कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं है, ऊपर देखो ऑर्डर 2 है नीचे 1 है, ये ऊपर जाके माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना आएगा, ऑर्डर आएगा 1, ये 2 है, ये ऊपर जा रहा है -1, तो 2 - 1 कितना बचेगा, 1। विद एक रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये इस क्वेश्चन का एक आंसर था, ठीक है। तो जो हमारा ये 6th क्वेश्चन था उसका आंसर जो था वो हमारे पास ये बन रहा था। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है,
फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। वो कह रहा है कि जो k की वैल्यू है वो 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स है। तो कैलकुलेट क्वार्टर लाइफ। वैसे क्वार्टर का मतलब 1/4 भी होता है, ये लिखा हुआ है साथ में। तो वो कह रहे हैं कैलकुलेट क्वार्टर लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। तो भाई क्वार्टर लाइफ का मतलब क्या था, जिसका मतलब था टाइम एट विच ओनली 25% रिएक्टेंट इज लेफ्ट। जिस टाइम पे 25% रिएक्टेंट बच जाएगा, वो जो टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्वार्टर लाइफ। ये हमने पढ़ा भी था कि इसको ऐसे लिखते थे कि T3/4। ठीक है। तो अब भाई इस केस के अंदर अगर आप क्वार्टर लाइफ फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो T इज इक्वल टू 2.303 बाय आर K log A बाय A माइनस एक्स। तो एट T 75% A माइनस एक्स जो है, A माइनस एक्स किसके बराबर होता है, 25 के। अगर A जो है वो अपन ने कितना ले रखा है, 100। तो भाई अगर A 100 ले रहे हैं तो 75% खत्म हो गया, तो बचेगा कितना, 25। तो अब T निकालना है अपन ने। तो T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स इंटू log 100/25 विच इज 4। तो 2.303 इंटू log 4 की वैल्यू 0.6 अपॉन 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर वो आ रहा होगा भाई 2.303 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4। आप कैलकुलेशन करके देख लेना ये वैल्यू कितनी आ रही होगी। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद उसने हमारे को 8th क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन करना है। वो आप पहले वीडियो में कर चुके हो, डेरिवेशन है, आप इजीली कर सकते हो उसको। अब एक क्वेश्चन और था इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमारे को ये कह रहा था कि प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है T 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ T1/2। ये वैसे हम पहले कर चुके हैं, इस पे पूरी वीडियो बन चुकी है, लेकिन हम एक बार फिर भी इसको मैं बता देता हूं आपको कैसे करना है। तो T1/2 जो है वो कितना आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 0.693 डिवाइडेड बाय K के। ठीक है, या अगर K निकाल लें तो कितना आएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय T1/2। अब इस केस के अंदर ये तो आ गया आपके पास K की वैल्यू 99.9%, 2.303 डिवाइडेड बाय K log 100 डिवाइडेड बाय। अब देखो इतना खर्च हो गया तो बचेगा कितना, 100 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1। इसको सोल्व करते हो तो कैसे लिख सकते हो, और 1/10। तो ये 10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2.303 इंटू में log 1000 डिवाइडेड बाय K। तो 2.303 K की वैल्यू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन T1/2 इंटू log 10 की पावर 3। 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 2.303 से 2.303 कैंसिल। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाएगी, तो 3 इंटू T1/2 log 10 डिवाइडेड बाय 0.3। इसको कट करते हो तो 10 आ जाएगा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू T1/2
2। तो t 99.9% है जो, वो किसके इक्वल होता है, 10 टाइम्स होता है किसके, t1/2 के। On the same basis you can find out that second portion which was given in your test. In that second portion he was asking for t 87.5%. So let's see. In that second portion it was asked to solve या prove t 87.5% is 3 times of t1/2. On the same basis you can solve that portion. For t1/2 we have solved that it is equal to 0.693 upon k for first order reaction. If we are writing that equation for t 87.5%, so for t 87.5%, that is equal to 2.303 divided by k log a by a minus x. If we are taking a is equal to 100, then for a minus x, the value of a minus x should be 12.5. We have already discussed that value, that portion written here indicates that amount of concentration which is always reacted. ठीक है, at that time that concentration has been reacted or consumed. So if a is that much amount is consumed, then left amount is 12.5. On solving, if you divide that value will be 8. So 2.303, value of k is 2.303 into 0.3 divided by t1/2, which will go on upper side, and value of log 8 is 0.9. So you can cut that. On finally solving, this will come 3 into t1/2. So this was the answers of your question. You should match that. Okay, so next topic we will discuss in next lecture. Thank you.